नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में बात करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे पंजाब की खबर के साथ में। दरअसल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। अब पंजाब में नापाक हरकत की जा रही है। आपको बता दें कि आईएसआई पंजाब को दहलाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पंजाब में हमेशा गड़बड़ी की साजिश रचती रहती है और पिछले दिनों ड्रोन के जरिए हथियारों और टिफिन बम के खेप को भी पंजाब में भेजा जा चुका है। पंजाब को दहलाने की साजिश रची जा रही है। 15 अगस्त के बाद से अब तक के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पंजाब में 25 बार ड्रोन भारतीय सीमा में घुस चुके हैं। साफ है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पंजाब में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रही है। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले महीने आईबी ने पंजाब सरकार और गृह मंत्रालय को जारी एक पत्र में इस साजिश की आशंका भी रची थी, जिसके बाद राज्य में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया था। इस चौकसी के बीच दहशतगर्द अदालत परिसर में विस्फोट करने में कामयाब हो गए। हाल में 21 नवंबर को देर रात पठानकोट में सेना के कैंप के पास मोटरसाइकिल सवारों ने ग्रेनेड से हमला किया। इसमें कोई घायल नहीं हुआ। इसके पीछे भी आईएसआई का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। 15 अगस्त के बाद से 25 बार से ज्यादा ड्रोन भारतीय सीमा में घुस चुके हैं। हथियार, हेरोइन और टिफिन बम भिजवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही 11 टिफिन बम बरामद हो चुके हैं। आईबी और काउंटर इंटेलिजेंस के आला अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पंजाब में टिफिन बम का खतरा सबसे ज्यादा है, क्योंकि काफी मात्रा में टिफिन बम अभी बरामद ही नहीं हुए हैं। अजनाला की घटना के तार भी आतंकियों से जुड़े मिले थे। अजनाला के शर्मा फिलिंग स्टेशन पर ब्लास्ट की घटना के बाद पुलिस ने पास ही के गांव से 4 युवकों को पकड़ा था, जिनमें से रूबल और विकी दोनों कासिम और पाकिस्तान में बैठे इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के चीफ भाई लखबीर सिंह रोड़े के संपर्क में थे। इसके अलावा आपको याद होगा कि दिल्ली में 15 सितंबर को 6 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे। जब इन आतंकियों से भी पूछताछ की गई थी तो इनका भी पंजाब कनेक्शन निकला था। साफ तौर पर पूछताछ के बाद पता चला था कि जो ये आतंकी हैं, इन्हें हथियार और विस्फोटक पंजाब से ही सप्लाई किए गए थे। और ऐसा एकदम से आईएसआई ने नहीं किया है। इसका ताना बाना आईएसआई बड़े लंबे वक्त से बुन रहा है। आपको बता दें कि 15 सितंबर 2018 को जालंधर का मकसूदा थाना लगातार 4 बम धमाकों से दहल उठा था। इसके अलावा 8 अगस्त 2021 को कपड़थला के फगवाड़ा में टिफिन बम और हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए थे। और इस साल भी लगातार हैंड ग्रेनेड और जो टिफिन बम हैं वो बरामद किए जा रहे हैं। तो साफ है कि आईएसआई अपने नापाक मंसूबों को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही हैं। और ज्यादा खतरा इस वजह से है क्योंकि पंजाब में अब विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं। ये तो रही बात आईएसआई की पाकिस्तान की नापाक साजिश की। अब बात पंजाब कांग्रेस की भी कर लेते हैं। दरअसल पंजाब कांग्रेस में रार थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि अब पंजाब में कांग्रेस ने एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला लागू कर दिया है। इससे पंजाब कांग्रेस के उन नेताओं को झटका लगा है जो अपने परिवार के लोगों को भी चुनावी समर में उतारने की तैयारी कर रहे थे। और जो ये फैसला हुआ है, जो ये फॉर्मूला तैयार हुआ है, आपको बता दें कि ये फॉर्मूला नवजोत सिंह सिद्धू की जिद पर ही तैयार हुआ है। और कहा यह भी जा रहा है कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भाई हैं वो चुनावी समर में उतरने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब यह फॉर्मूला तैयार होने के बाद उनके चुनाव लड़ने की अटकलों पर भी विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की ओर से नियुक्त स्क्रीनिंग कमेटी ने एक और फैसला लिया है, जिसके तहत मौजूदा विधायक अपनी सीट नहीं बदल सकते हैं। गुरुवार रात को एक बार फिर से कांग्रेस महासचिव अजय माकन की लीडरशिप में मीटिंग हुई, जिसमें इस फैसले को लागू करने पर सहमति बन गई है। कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इस बात पर ज्यादा जोर दिया था कि एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला लागू किया जाना चाहिए। इस बीच कांग्रेस ने विधानसभा टिकटों को लेकर भी बड़ी तैयारी कर ली है। राज्य के प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा है कि प्रदेश की कुल 117 सीटों में से
90 पर सहमति बन गई है। पार्टी की ओर से जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश के लिए सर्वे भी कराया गया है। इस सर्वे में पता चला है कि कुछ मंत्री ऐसे हैं जो आसानी से एक बार फिर चुनाव जीतने की स्थिति में हैं। सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है, जिसके बाद 30 से 35 उम्मीदवारों का ऐलान भी हो सकता है। इस बीच शनिवार को एक बार फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। एक परिवार एक टिकट के नियम की अगर बात करें तो इससे सबसे पहला झटका, जिस तरह से हम आपको लगातार बता रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को लगने वाला है। कहा जा रहा है कि उनके भाई डॉक्टर मनोहर सिंह बस्सी पठाना से चुनावी समर में उतरने की तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा विधायक कपूरथला के विधायक राणा गुरजीत अपने बेटे को सुल्तानपुर लोधी सीट से उतारने की कोशिश कर रहे थे। यही नहीं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रताप सिंह बाजवा भी अपने भाई के लिए बैटिंग करने की तैयारी में थे। यही नहीं, वरिष्ठ नेता राजेंद्र कौर भट्टल और ब्रह्म मोहिंद्रा भी बेटों को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब जब ये फॉर्मूला लागू कर दिया गया है तो उसके बाद इन नेताओं को तो झटका लगा ही है। लेकिन एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि पंजाब कांग्रेस में क्या मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से पहले नवजोत सिंह सिद्धू हैं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू की जो कुछ भी जिद होती है उसे पंजाब कांग्रेस पूरा कर रही है, कांग्रेस आलाकमान पूरा कर रहा है। अब बात कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन लगातार सरदर्दी बढ़ा रहा है और भारत में भी अब ओमिक्रॉन के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि अब तक ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले 27% मरीज ऐसे हैं जिन्होंने ना तो कोई विदेश यात्रा की है और ना ही वो विदेश से लौटे किसी शख्स के संपर्क में आए हैं। यानी कि ये लोग ना विदेश गए, ना इन्होंने विदेश यात्रा की, और जो लोग विदेश से भारत आए उनके संपर्क में भी ये लोग नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद ये लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 3 मामले राष्ट्रीय राजधानी से भी सामने आए हैं, जो एक 5 सितारा होटल में शादी समारोह के दौरान संक्रमित हुए। इसी के चलते केंद्र सरकार ने देश के 7 राज्यों के महानगरों को अलर्ट पर रखा है। हालांकि अभी तक देश में ओमिक्रॉन के सामुदायिक प्रसार की पुष्टि स्वास्थ्य मंत्रालय ने नहीं की है, लेकिन केंद्र को आशंका है कि इन महानगरों में सबसे पहले कम्युनिटी ट्रांसफर हो सकता है। इसलिए दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के महानगरों में प्रत्येक कोरोना संक्रमित मरीज के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इन सभी राज्यों के स्वास्थ्य निदेशक और सचिव को लिखित में निर्देश भी जारी किया जा चुका है। मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बुधवार रात तक देश में ओमिक्रॉन के 222 मामले दर्ज हुए थे। इनमें से 60 मरीजों की यात्रा की कोई जानकारी नहीं मिली है। आपको बता दें कि लगातार ओमिक्रॉन के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। ये सभी मामले दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े महानगरों के निवासी हैं, इसलिए मंत्रालय ने राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए चिट्ठी भी लिखी है। इस बारे में इंडियन सॉर्स कोविड-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम यानी कि इंसाकॉक के नेटवर्क से जुड़ी लैब को भी सूचित किया गया है, ताकि प्रत्येक कोरोना संक्रमित मरीज की जीनोम जो सीक्वेंसिंग है वो हो सके। दिल्ली में बीते बुधवार से ही यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहां 4 लैब में करीब 100 से 125 सैंपल सीक्वेंस किए जा रहे हैं। एक अधिकारी ने बताया कि देश में 2 दिसंबर को पहले 2 ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज मिले थे। आपको बता दें कि यह खबर हमने भी आपको दिखाई थी। कर्नाटक से 2 मामले सामने आए थे, जिसके बाद अब धीरे धीरे लगातार ओमिक्रॉन का जो संक्रमण है वो तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना अभी भी हम सब के बीच में मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें दिल्ली से भी सामने आई हैं, जहां एक क्लब को सीज कर दिया गया है। दरअसल डीडीएमए के आदेश का उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। आदेश का उल्लंघन करने पर महरौली में एक क्लब सील कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जिला दक्षिण की एक उड़न दस्ते की टीम महरौली के प्रसिद्ध रेस्तरां में औचक निरीक्षण के लिए गई थी। क्लब में क्षमता से ज्यादा भीड़ मिली। क्लब में कोविड प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन किया जा रहा था।
इस पर तुरंत महरौली के तहसीलदार और उनकी टीम ने भीड़ को तितर-बितर किया। डीडीएमए के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर परिसर को मौके पर ही सील कर दिया गया। जानकारी मिली है कि गुरुवार की रात करीब 10:45 पर टीम यहां पहुंची। क्लब में करीब 600 लोग मौजूद थे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की रोकथाम के लिए डीडीएमए के दिशा निर्देशों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए क्लब को सील कर दिया गया है। वहीं प्रशासन ने अपील करते हुए कहा है कि सभी रेस्तरां को यह निर्देशित किया जाता है कि वे दिशा निर्देशों का पालन करें और सुनिश्चित करें कि वे कोरोना की मौजूदा स्थिति में सुपर स्प्रेडर ना बने। आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बीच इस साल क्रिसमस और नए साल पर होने वाले आयोजनों पर भी दिल्ली सरकार ने पाबंदी लगा दी है। डीडीएमए ने बुधवार को भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिला प्रशासन और पुलिस को सख्त हिदायत दी गई है कि वो ऐसे आयोजनों पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। वहीं बुधवार से कोरोना पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसको लेकर समीक्षा बैठक की थी, जिसमें साफ तौर पर बैठक में भीड़भाड़ वाले आयोजनों पर सख्ती को लेकर भी फैसला हुआ है। साथ ही साथ जो दिल्ली सरकार है वो होम आइसोलेशन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रही है। उसका फोकस होम आइसोलेशन पर ज्यादा नजर आ रहा है। बुलेटिन के आखिर में बात तालिबान की भी कर लेते हैं। दरअसल अफगानिस्तान में जो लोग रहते हैं उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। तालिबान के राज के बाद से वहां पर मानवीय संकट पैदा हो गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि तालिबान लगातार अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को बंद करने के लिए भी तमाम कोशिशें करता हुआ नजर आ रहा है। तो तालिबान ने हर उस आवाज को दबा दिया है जो उसके विरोध में उठ रही है या फिर नई सरकार की आलोचना कर रही है। एक सर्वे के मुताबिक अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद से अब तक अफगानिस्तान में करीब 6400 पत्रकारों की नौकरी चली गई है। इतना ही नहीं, करीब 231 मीडिया घरानों को भी बंद कर दिया गया है। यह सर्वे आरएसएफ और अफगान इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से किया गया है। सर्वे में सामने आया है कि तालिबान की सत्ता में आने के बाद से अफगान मीडिया में बहुत से बदलाव देखने को मिले हैं। सर्वे के मुताबिक 10 में से 4 से ज्यादा मीडिया आउटलेट दिखना बंद हो गए हैं और 60% पत्रकार और मीडिया कर्मियों ने काम करना बंद कर दिया है। यह सब सिर्फ 5 महीनों के अंदर हुआ है, जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमाया है। सर्वे के मुताबिक तालिबान के सत्ता में आने का सबसे ज्यादा नुकसान महिला पत्रकारों को हुआ है। करीब 80% महिला पत्रकारों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। आरएसएफ के अनुसार गर्मियों की शुरुआत में अफगानिस्तान में 543 मीडिया आउटलेट थे, लेकिन नवंबर के आखिर तक सिर्फ 312 आउटलेट ही बचे हैं। इसका मतलब है कि 43% मीडिया आउटलेट सिर्फ 3 महीनों के अंदर ही बंद हो गए हैं। 4 महीने पहले अफगानिस्तान के हर प्रांत में कम से कम 10 मीडिया आउटलेट थे, लेकिन मौजूदा वक्त में कई प्रांत तो ऐसे भी हैं जहां पर एक भी लोकल मीडिया आउटलेट नहीं बचा है। तो जो तालिबान ये कह रहा था कि वो बदल गया है, महिलाओं के अधिकारों को लेकर के भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मीडिया की आवाज ना दबाने की बात भी कह रहा था, अब उस तालिबान ने अपना असली चेहरा दिखाना भी शुरू कर दिया है, जिसका सीधा असर अफगानिस्तान की जनता पर पड़ रहा है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।